हेलो दोस्तों, हमें ये पता है कि रैले स्कैटरिंग की वजह से स्काई ब्लू होती है। इवनिंग में स्काई रेड, ऑरेंज, येलो कलर से भर जाता है। क्या टिंडल इफेक्ट यानी एटमॉस्फेयर में कलर्स के होने से वजह से ये होता है? लेट्स डिस्कस अबाउट इट। स्पेस से अर्थ की इमेज क्लियर दिखती है क्योंकि अर्थ की एटमॉस्फेयर थिन है। रैले स्कैटरिंग अपर एटमॉस्फेयर में होती है जहाँ डेंसिटी कम होती है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं होती। ग्राउंड लेवल पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, तभी वी डोंट सी एवरीथिंग ब्लू। अर्थ की एटमॉस्फेयर मोस्टली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से भरी है। N2 और O2 बहुत स्टेबल होते हैं, लेकिन UV और ब्लू लाइट को ऑब्जर्व करने से इनमें ऑसिलेटिंग डायपोल मोमेंट इंड्यूस होता है और वो री-रेडिएट करके स्टेबल होते हैं। ये प्रोसेस चलती रहती है। रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी के लिए मॉलिक्यूल्स बहुत सिलेक्टिव होते हैं और हम ये डिस्कस करेंगे। दोस्तों, डेविड जे ग्रिफिथ ईडी बुक्स के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर चलते हैं। वेव्स ऑफ सर्टेन फ्रीक्वेंसीज जब मॉलिक्यूल्स पर इंसिडेंट होती है तो बाउंड इलेक्ट्रॉन्स एक स्प्रिंग के तरह रिस्टोरिंग फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स की फ्रीक्वेंसी को ओमेगा नॉट कंसीडर किया गया है। डिटेल्स में बुक से पढ़ें। और इलेक्ट्रॉन डैम्पिंग फोर्स, ड्राइविंग फोर्स भी एक्सपीरियंस करते हैं। ड्राइविंग फोर्स चार्ज मल्टीप्लाइड विथ रियल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। तो तीनों फोर्सेस को इक्वेशन ऑफ मोशन से इक्वेट करें तो इलेक्ट्रॉन की टाइम वेरिंग पोजीशन मिलती है। ये सॉल्यूशन पोस्ट डैम्प्ड वाइब्रेशन की सॉल्यूशन है जो कि इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा, इलेक्ट्रॉन फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट और डैम्पिंग कांस्टेंट गामा से प्रोपोर्शनल है। ऑसिलेटिंग डायपोल मोमेंट भी मिलता है। दोस्तों, मॉलिक्यूल्स में सेवरल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सबकी कंट्रीब्यूशन को ऐड करें तो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट ऑसिलेटिंग पोलराइजेशन मिलता है। Dielectric constant epsilon r, refractive index n and more importantly absorption coefficient alpha also can be derived। इक्वेशन में नोटिस करें कि absorption coefficient अल्फा फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्रीक्वेंसी के साथ इंक्रीज करता है, लेकिन एक फ्रीक्वेंसी रेंज होता है जब ये शार्पली ड्रॉप करता है, उससे अनोमालस डिस्पर्सन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन अपनी फेवरेट फ्रीक्वेंसी में डांस करता है। ये रेजोनेंस की कंडीशन है। N2 और O2 मॉलिक्यूल्स UV एंड ब्लू लाइट को सिलेक्टिवली ऑब्जर्व करने से रेजोनेट करते हैं और इंड्यूस्ड ऑसिलेटिंग डायपोल मोमेंट के वजह से री रेडिएट करके स्टेबल होते हैं। दोस्तों, डायपोल रेडिएशन के बारे में डिस्कस करते हैं। ऑसिलेटिंग डायपोल मोमेंट जो कि इंसिडेंट वेव के फ्रीक्वेंसी और टाइम पे डिपेंडेंट है, उसका रियल पार्ट को कंसीडर करते हैं। उसके बाद ऑसिलेटिंग स्केलर पोटेंशियल आज कोसाइन ऑफ रिटार्डेड टाइम हमें मिलेगा। मॉलिक्यूल्स हमसे बहुत दूर हैं तो रेडियल डिस्टेंस r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन लैम्डा। उससे हमें स्केलर पोटेंशियल एज ए फंक्शन ऑफ कॉस थीटा, टाइम एंड रेडियल डिस्टेंस मिलेगा। फिर वेक्टर पोटेंशियल को हम डायरेक्टली फार्मूला यूज़ करके डिराइव कर सकते हैं। दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए ग्रेडियंट एंड कर्ल इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स r, थीटा, फाई में जानने की ज़रूरत है। हम फार्मूला यूज़ करके इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड डिराइव करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इन थीटा कैप और मैग्नेटिक फील्ड इन फाई कैप डायरेक्शन में मिलता है। रिटार्डेड पोटेंशियल और डायपोल रेडिएशन के डेरिवेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप पढ़ लीजिएगा। डायपोल रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। पॉइंटिंग वेक्टर डायरेक्शनल एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट एरिया यूनिट टाइम है। उसके सिंपल फार्मूला में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यूज हम पुट करेंगे। उसके बाद इंटेंसिटी यानी उसकी एवरेज वैल्यू निकाले तो cos स्क्वायर टर्म की एवरेज 1/2 होती है और इंटेंसिटी sin स्क्वायर थीटा से प्रोपोर्शनल है। इफ sin थीटा इज 0 देन इंटेंसिटी 0 यानी डायपोल के एक्सिस के डायरेक्शन में कोई डायपोल रेडिएशन नहीं मिलेगी। टोटल पावर हमें सरफेस इंटीग्रेशन करके मिलेगी। डायपोल रेडिएशन डोनट शेप में है और इंसिडेंट वेव की फ्रीक्वेंसी टू द पावर 4 से प्रोपोर्शनल है जो कि रैले स्कैटरिंग से सिमिलर है। यानी कि ब्लू लाइट ज़्यादा स्कैटर होती है और रेड लाइट कम होती है क्योंकि ब्लू की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। डायपोल रेडिएशन की इक्वेटोरियल व्यू और एक्सियल व्यू आप देख सकते हैं। अपर एटमॉस्फेयर में N2 और O2 मॉलिक्यूल्स के डायपोल रेडिएशन की वजह से हमें ब्लू स्काई मिलता है। डायपोल्स के बीच जो डिस्टेंस है वो रेडिएटेड वेवलेंथ से ज़्यादा है, तभी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं होती है।
दोस्तों, पर्पल की फ्रीक्वेंसी ब्लू से ज़्यादा होती है, तो स्काई पर्पल क्यों नहीं दिखाई देती? क्योंकि सोलर एमिशन में पर्पल कम होती है और हमारे आंखें वाइड रेंज ऑफ पर्पल कलर भी नहीं देख सकती। सन की एमिशन में येलो सबसे ज़्यादा होता है। दिन भर अपर एटमॉस्फेयर में डाइपोल्स ब्लू लाइट को लैटरली स्कैटर कर देते हैं, इसलिए हमें ग्राउंड लेवल पे आसमान ब्लू और सन येलो दिखाई देते हैं। शाम के वक्त सोलर रेज टेंजेंशियली वेस्ट की तरफ से आते हैं। अपर एटमॉस्फेयर में ब्लू लाइट हमारे विजन से दूर स्कैटर हो जाती है और हमें लॉन्गर वेवलेंथ रेड, ऑरेंज, येलो दिखाई देते हैं। दोस्तों, विंटर में सनसेट या सनराइज में सन विविड रेड दिखता है, ये टिंडल इफेक्ट है। और तूफान या बरसात के बाद सनसेट टाइम में आसमान पिंक, येलो, रेड कलर से भर जाता है। उस वक्त एटमॉस्फेयर में कॉलॉइड्स यानी सस्पेंडेड वाटर ड्रॉपलेट्स और डस्ट से रिफ्रैक्शन और स्कैटरिंग होता है। हमारी एटमॉस्फेयर की गैसेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो डिफरेंट पोर्शन से डिफरेंट रेडिएशन, स्कैटरिंग या फिर क्लाउड्स से रिफ्रैक्शन होती है, तभी हमें कलरफुल स्काई मिल पाती है। स्काई के ब्लू होने के बारे में जॉन टिंडल, लॉर्ड रैले 1860s और 70s में अपनी अपनी थ्योरीज दी थी। आइंस्टाइन ने एटमॉस्फेरिक मॉलिक्यूल्स से निकलती रेडिएशन की थ्योरी और कैलकुलेशन 1911 में पब्लिश किए थे। तो डाइपोल रेडिएशन एक सेंचुरी ओल्ड कॉन्सेप्ट है। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें, अपनी वैल्यूएबल कमेंट्स दें, फिजिक्स पढ़ें और शेयर करें। धन्यवाद।